नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा सर पे। दोस्तों, जो हमारा पुराना यूट्यूब चैनल था उसमें कुछ टेक्निकल एरर के कारण हमें ये नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़ा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जैसे आपने उस चैनल को प्यार दिया था, इसको भी उसी तरह से आगे बढ़ाएं। और अब आगे से सारी क्लासेस इसी पर होंगी। वो चैनल आपका, उस पर भी कुछ क्लासेस होंगी, लेकिन संपूर्ण रूप से इस पर सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। आज हम लोग देखते हैं यूपी बोर्ड 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चौथा पार्ट, मतलब पार्ट संख्या 4 देखते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल शब्द आ रहे हैं, उस इम्पोर्टेंट शब्द को, उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं और आसानी से समझते हैं। जैसे हमारा इसमें पहला आया है कि सर वैश्वीकरण है। क्या है सर? वैश्वीकरण। कह रहा वैश्वीकरण है क्या? तो ये ध्यान रखिए कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। किसको बच्चों? एकीकरण। मतलब कई देशों को परस्पर आपस में जोड़ा जाए। क्या किया जाए? जोड़ा जाए, संबंध जोड़ा जाए, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे व्यापार के रूप से हो, मतलब किसी न किसी रूप में देशों को जोड़ा जाए, तो उसी को कहते हैं वैश्वीकरण। जैसे आप क्या कीजिए, अपने पड़ोस में, है ना, आप अपने पड़ोस के 2-3 लोगों को आपस में जोड़िए, किसी न किसी प्रकार से कोई समूह बनाइए, जैसे उस प्रकार का समूह। लेकिन यहाँ पे जो वैश्वीकरण होता है, देशों के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? देशों के मध्य। अर्थात जब कई देश आपस में मिलकर कोई नया संबंध बनाते हैं, अपने आप में नया एकीकरण लेकर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर एक शब्द इसमें आता है उदारीकरण। सर उदारीकरण क्या है? तो कह रहा है सरकार द्वारा जो भी नियम प्रतिबंध लगाए गए हैं, है ना, जो बाहरी कंपनियों से आने वाले, सरकार क्या करती है? कुछ नियम लगा देती है, कुछ कानून लगा देती है, उसमें क्या किया जाए? हटा दिया जाए, उसे कम कर दिया जाए। मतलब सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। अब ऐसा नहीं कि सारे नियम और प्रतिबंध हटा दे, है ना, मतलब उसमें ढील दे सकती है। जो कंपनियां बाहर से आना चाहती हैं उन्हें क्या कर दे? छूट दे दे, है ना, उसमें नियम में थोड़ा बदलाव कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? उदारीकरण। मतलब किसी के प्रति उदार होना। जैसे आप क्या करते हैं, छोटे बच्चों को देखते हैं, छोटे बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं, है ना, या अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये क्या है? उदारीकरण है। मतलब आप उदार हो जाते हैं। ऐसे जब कोई सरकार क्या करे, किसी बाहरी देश से आने वाली कंपनियों में या अपने ही देश की कंपनियों में जो कठोर नियम है उनमें थोड़ा सुधार कर दिया जाए, थोड़ा छूट दे दिया जाए, या पूरी तरह से हटा दिया जाए, तो उसे कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? उदारीकरण। आशा करते हैं ये 2 टेक्निकल शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। इसके बाद आता है हमारा निजीकरण। क्या आता है प्यारे बच्चों? निजीकरण आता है। क्या आता है? निजीकरण। चलिए हम लोग निजीकरण भी देख लेते हैं। तो निजीकरण का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। मतलब आप किसी चीज़ को प्राइवेट कर दीजिए। मतलब सरकार क्या करे, अपनी सार्वजनिक संपत्तियों को क्या करे, सार्वजनिक संपत्तियों को या सार्वजनिक क्षेत्रों को किसी कंपनी को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेच दिया जाए, या निजी व्यक्ति के हाथ में बेच दिया जाए, तो क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। जैसे आपके घर में आपके पापा, आपके दादा, 2-4 भाई रहे होंगे, है ना, कोई एक ऐसी संपत्ति रही होगी सभी की हक रही होगी, तो उसको क्या किया गया? बेच दिया गया, मतलब किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया। तो आपने क्या कर दिया? उसका निजीकरण कर दिया। जब तक वो आपके घर में था वो क्या था? सार्वजनिक था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता था। फिर इसके बाद बच्चों आता है एक टेक्निकल वर्ड, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या आता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? मतलब ऐसी कंपनी जिसकी शाखा एक देश में न हो करके कई देशों में हो। जैसे मान लीजिए आप आगे चल के कोई व्यापार करें, है ना, क्या करें? कोई व्यापार करें, और उस व्यापार में आप अपने देश में ही ना करके अन्य दूसरे देश में भी व्यापार करना प्रारंभ कर दें, तो क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। अब ये कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन या नियंत्रण पर स्वामित्व रखती हैं। मतलब वहाँ क्या करती हैं? उत्पादन करती हैं, वहाँ उनका हक होता है ना, वहाँ के वो स्वामी होते हैं। क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती
है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक देश से दूसरे देश में अगर आपकी शाखा है तो आप क्या हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड और हैं उनको भी देखते हैं। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लाभ, है ना। चलिए हमने देखा सर बहुराष्ट्रीय कंपनियां तो समझ में आ गई कि सर एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में जब किसी कंपनी की शाखा होती है तो उसे कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब इससे लाभ क्या क्या है, चलिए प्यारे बच्चों क्या देखते हैं लाभ क्या क्या है। तो कह रहा है विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार, विभिन्न देशों में उत्पादन का विस्तार होने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे जो निजी कंपनियां हैं उन्हें क्या होती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्हें अत्यधिक लाभ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अत्यधिक लाभ। अब जैसे इसको ऐसे मान लीजिए आपने कोई व्यापार शुरू किया, है ना। कौन सा व्यापार मान लिया जाए, चलिए आप लोग को छोटा सा व्यापार कोई मान लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, नमक पीस कर नमक पैक करके बेचना प्रारंभ कर दिया। अब कई स्थानों पर आपने कंपनी बना ली, है ना। मान लीजिए जब अपने गांव से निकले, है ना, अपने गांव ये से निकले, मान लीजिए आपके गांव में क्या है, मजदूरी महंगी है ना, मजदूर आपको महंगे मिलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा महंगा हुआ। आप दूसरे गांव में गए, देखे सर बी गांव में, अब बी गांव में जब आपने देखा तो सर यहाँ पे तो मजदूर बड़े सस्ते हैं। हम जहाँ यहाँ 300 देते थे सर यहाँ तो हम 200 में ही मजदूर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी प्रकार जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ होती हैं ये अलग अलग देशों में अपनी शाखाएँ खोलती हैं, और जब अपनी शाखाएँ अलग अलग देशों में खोलती हैं तो इन्हें बहुत सारा लाभ होता है। कहीं पे वो महंगे पड़ जाते तो कहीं पर सस्ते, लेकिन इनका लाभ क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए आशा करते इतना समझ में आया होगा। और क्या होता है, और कह रहा है उत्पादन के विस्तार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अविकसित देशों में रोजगार के अवसर पैदा करती हैं। मतलब ऐसे देश जो अभी अविकसित नहीं है, विकासशील हैं, जैसे भारत। भारत आपका क्या है सर, भारत अभी विकासशील देश है। क्या है, विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। प्यारे बच्चों भारत क्या है, विकासशील देश है। अब जब भारत विकासशील देश है ना, जब भारत क्या है, विकासशील देश है, तो यहाँ पर क्या आती है, जब कोई भी विदेशी कंपनी आती है तो रोजगार देती है। क्या देती है, रोजगार देती है। अधिक से अधिक लोगों को क्या मिलता है सर, रोजगार मिलता है। क्या मिलता है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब इसमें एक शब्द आया है विदेशी व्यापार, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इसको ऐसे समझ लीजिए, आप सुन लें एक बार बस याद हो गया। यदि आपने एक बार सुन लिया अच्छे से तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। विदेशी व्यापार का एक माध्यम है जो अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। मतलब सोच लो, आपने कोई सामान या मान लीजिए आपने नमक बनाया, अब नमक आप केवल भारत में नहीं विदेश में भी बेचना चाहते हैं तो ये क्या हो गया, विदेशी व्यापार हो गया। क्या हो गया, विदेशी व्यापार हो गया। मतलब अपने देश से दूसरे देश में जाना क्या हो जाता है, विदेशी व्यापार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब आता है बेटा निवेश। क्या आता है, निवेश, है ना। थोड़ा अर्थव्यवस्था के मामले में ये शब्द आता है। निवेश का मतलब होता है जब आप कोई कार्य करते हैं उससे पहले लगने वाला धन क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। जैसे जब आप कोई वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको भूमि में चाहिए, भूमि में निवेश करेंगे। आपको भवन भी चाहिए, साथ ही साथ कोई वस्तु बनाना चाहते हो तो मशीन भी चाहिए और अन्य उपकरण भी समझ चाहिए। और इन सब में जो आपकी मुद्रा खर्च होती है, जो आपका धन खर्च होता है, उसी को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेश। जैसे आप हाई स्कूल में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कि सर हम 95-96% लेकर आएंगे, तो आप भला आएंगे, लेकिन उसके लिए आपने निवेश किया है, 2 साल लगातार मेहनत की है, कोचिंग्स किए हैं, है ना, किताबें ली हैं, कापी ली हैं, कलमें ली हैं, है ना, अपना समय निवेश किया है, तो ये सब क्या है, निवेश है। क्या है, निवेश। अब एक शब्द आता है विदेशी निवेश। क्या आता है प्यारे बच्चों, विदेशी निवेश। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी देश में निवेश किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। कौन सी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी जब निवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं, है ना।
कह रहा है विदेशी व्यापार व विदेशी निवेश में अंतर। तो विदेशी व्यापार क्या है? विदेशों से वस्तुओं को खरीदने, क्या है प्यारे बच्चों? विदेशों से वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशों से वस्तुओं को खरीदने और बेचने को विदेशी व्यापार कहते हैं। जिसे खरीदने को क्या कहते हैं? आयात। जब हम कोई वस्तु विदेश से खरीदते हैं तो उसे कहते हैं आयात, और जब कोई वस्तु हम विदेश बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं? निर्यात। अब कहता है कि जो विदेशी व्यापार है वो बाजारों के एकीकरण कैसे करता है, मतलब बाजारों को आपस में कैसे जोड़ता है। देख लेते हैं। विदेशी व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाजारों के बाहर बाजारों में पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। देशों के मध्य माल और सेवाओं का आगमन की सुविधा देता है। ये कौन करता है? विदेशी व्यापार। मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान आने जाने में सुविधा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा घरेलू बाजार अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। बाजार में ग्राहकों के लिए वस्तु के विकल्प बढ़ जाते हैं। मतलब जब आप आज बाजार जाते हैं, मान लीजिए कपड़ा खरीदने गए, तो आप एक ही मॉडल में, एक ही कपड़े में कई रंग के कपड़े, कई प्रकार के कपड़े देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके बाजार विदेशों से जुड़ चुके हैं। जैसे भारत में जींस नहीं चलता था, आज जींस के पैंट आ गए, फटे पैंट आने लगे, है ना। तो ये सब क्या है? विदेशी व्यापार के फायदे हैं। क्या है? विदेशी व्यापार के फायदे हैं। चलिए फिर कह रहा है बाजार में क्या है प्यारे बच्चों? बाजार में नई प्रौद्योगिकी और विचारों को बढ़ावा मिलता है। उत्पादकों में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के बेहतर गुणवत्ता प्राप्त होती है। मतलब ग्राहक क्या करता है? जा करके टटोलता है, अच्छे से देखता है कि कितने दाम में, कितने कम मूल्य में कौन सी अच्छी वस्तु में प्राप्त होती है। जैसे आप मार्केट में गए तो आप कम से कम 4-5 प्रकार के कपड़े देखते हो कि भैया ये तो 200 रुपये का शर्ट है ना, इसमें क्या क्वालिटी है, 250 का इसमें क्या क्वालिटी है ना। मतलब मूल्य बढ़ रहा है तो क्वालिटी भी तो चाहिए हमें, मतलब गुणवत्ता आपको चाहिए। क्या चाहिए? गुणवत्ता चाहिए। तो ये सब किससे हुआ है? विदेशी व्यापार से हुआ है। किससे हुआ है? विदेशी। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है? विदेशी भाई, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक। कि वैश्वीकरण कैसे आता है? तो सबसे पहले वैश्वीकरण कैसे आता है? प्रौद्योगिकी के विकास से। मतलब कल कारखानों के विकास से नई नई कंपनियां खोलिए, विदेशों में भी कंपनियां खोलिए, विदेश की कंपनियां अपने देश में आने चाहिए। परिवहन में सुधार कीजिए। मतलब यातायात के साधन में क्या होना चाहिए? सुधार होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब जो सूचनाएं हैं वो तत्काल एक दूसरे स्थान पर पहुंचना चाहिए। दूरसंचार एवं संचार उपग्रह भी बनना चाहिए, जैसे सैटेलाइट आप कहते हैं। मतलब हमारे पास सैटेलाइट भी होने चाहिए। साथ ही साथ सरकार क्या करे? अपने यहाँ जो अवरोध है उसको समाप्त कर दे। मतलब जो कड़े कठोर नियम है उसको क्या करे? समाप्त कर दे। इंटरनेट की व्यवस्था करे। क्या करे? इंटरनेट की। आप जानते हैं आजकल बिना इंटरनेट के कुछ नहीं होता, है ना। आप जो रीलिया देखते हैं अपने मोबाइलिया में वो भी क्या है? इंटरनेट से ही देखते हैं। आप जो हमारी कलसवा देख रहे हैं ये भी किससे देख रहे हैं? इंटरनेट से देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सरकार को प्रोवाइड करानी चाहिए। चलिए फिर आता है व्यापार अवरोधक। मतलब व्यापार कैसे रुक जाता है? भैया व्यापार अवरोधक जरूरी भी है और नहीं भी। कह रहा सरकार द्वारा माल या सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान पर प्रतिबंध लगाना व्यापार अवरोधक कहलाता है। मतलब जब विदेशों से आप कोई वस्तु का आदान प्रदान कर रहे हो और सरकार उस पर क्या लगा दे? कोई अवरोध उत्पन्न कर दे। मतलब उस पर टैक्स भी लगा सकती है ना। अब ऐसा तो नहीं सरकार क्या करेगी, चलो आज से हम ये सामान नहीं खरीदेंगे, है ना, ऐसा तो कह नहीं सकती। वो क्या करेगी? उस पर थोड़ा टैक्स बढ़ा देगी। अगर वो 100 रुपये का सामान है तो अब भारत में आने पर कितना हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। जबकि भारत के सामान 120 में है, वो तो क्या होंगे? भारत के सामान महंगे हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। कह रहा आयात पर कर अर्थात आयात शुल्क व्यापार और उद्योग का एक उदाहरण है। मतलब भैया जब हम वस्तु को खरीदते हैं, क्या करते हैं? वस्तु को खरीदते हैं। किसको? वस्तु को खरीदते हैं, विदेशों से आयात करते हैं, उस पर सरकार क्या लगा दे? आयात शुल्क लगा दे। तो इसे कहते हैं व्यापार अवरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार अवरोधक। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है
क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगा देता है। सरकार व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में नियमन हेतु करती है। मतलब हमारे देश के सामान भी क्या हों, विदेशी सामान में टक्कर देते रहें, है ना। इसीलिए सरकार क्या लगाती है, अवरोधक लगाती है। चलिए, कह रहा स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी विनियमन पर अवरोध लगाने के कारण क्या थे। तो भैया सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए तो इसको ऐसे समझिए, जब हम आज़ाद हुए तो हमारे अंदर ये भय था, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशों द्वारा लाई गई थी वो भी क्या, व्यापार करने लाई गई थी। तो सरकार सोचती थी अभी हम आज़ाद हुए हैं, ये तो मान लीजिए हमने किसी और को भी व्यापार करने आने दिया और वो भी हम पे हमारे ऊपर क्या करने लगा, अधिकार करने लगा, तो हम क्या करेंगे। मतलब सरकारों को डर था, क्योंकि अभी हम उस भय से निकल कर आए थे। जैसे आप एक बार जल जाएं, है ना, यदि आप एक बार जले हुए हों तो आप भले कोई चीज़ गर्म ना हो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये गर्म है तो आप क्या होंगे, उससे डरेंगे, है ना, उससे क्या होंगे, डरेंगे। तो वही चीज़ें हैं। कह रहा है विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश के उत्पादकों की रक्षा करना। सबसे पहले हमें क्या था कि हमें अपने देश के जो क्या हैं छोटे बड़े कारखाने उनकी रक्षा करना था, क्योंकि भैया हमारे यहाँ औद्योगिकरण बहुत बाद में आया, है ना। ब्रिटेन में या यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में, इन सभी देशों में बहुत पहले आ गया था। फिर क्या हुआ, कह रहा स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया। चौपट का मतलब एकदम बेकार कर दी। जैसे आपके गाँव में क्या कहा जाता है कि तुम तो मारो भैया सारा काम चौपट कर दो, है ना। तो वो सारे अंग्रेज करके भारत के उद्योग धंधों को चले गए थे। स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए। स्वतंत्रता के बाद क्या हुए, भारतीय उद्योग स्थापित किए गए। उद्योगों के विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी, क्योंकि जैसे ही हम क्या करते, विदेशों के लिए खोलते, क्योंकि भैया यूरोप वालों को पता था कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, वो भी गए ही थे। अब सरकार अगर विदेशी व्यापार पर रोक नहीं लगाती तो लोग पुनः भर कर आ जाते, है ना। जिससे क्या होता है, जब ट्रक में भूसा लादा जाता है तो बोरे के ऊपर बोरा, ऐसे ये लोग भी लद कर पहुँच जाते पुनः कि चलो खुल गया हमारा मार्केट, हम फिर वहीं पहुँचते हैं। तो सरकार ने इसकी क्या कर दी, रोक लगा दी। क्या कर दी, रोक लगा दी। कह रहा स्वतंत्रता के बाद जो भारत था वो 562 टुकड़ों में बटा हुआ था। कितने, 562। यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त व्यस्त थे, क्योंकि भारत एक नहीं था उस समय। कैसा जो आप आज का भारत देख रहे हो कि सारे भारत एक हैं, ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने बहुत सारी घटनियाँ काम कर दी, है ना। मतलब ऐसा काम किया कि भारत को एकदम बर्बाद करने पर तुले थे अंग्रेज, है ना। लेकिन ये सब क्या हुआ, हमारे गृह मंत्री जी का, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान था कि धीरे धीरे भारत एक हो रहा था। कितने देश बताओ, आज़ादी के समय कितना था, 562 टुकड़ा। मतलब ये समझिए यदि आप अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में निकलते तो दूसरे राज्य में पहुंच जाते, दूसरे देश में पहुंच जाते। ऐसी कंडीशन लगा कर गए थे अंग्रेज। फिर क्या है, स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में भारत के वैदेशिक संबंध इतने सुदृढ़ नहीं थे, मतलब मजबूत नहीं बन पाए थे कि विश्व के अन्य देशों के साथ हम व्यापार करके विकसित हो सकें। इसीलिए हम व्यापार नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे, व्यापार नहीं कर रहे थे। चलिए प्यारे बच्चों, इतना आप समझ गए होंगे, है ना। कल के नेक्स्ट क्लास में इससे ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना, और अच्छे से अच्छे टॉपिक्स के साथ पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, क्योंकि आज से रेगुलर इस चैनल पे क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। किसी भी दिन हर विषय की क्लासेस, है ना, आने वाले समय में आपको हर विषय की क्लासेस निःशुल्क दी जाएंगी और अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ दी जाएंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। कल के क्लास में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।